Assalamualaikum students and welcome back to your class. Today we are going to start our new unit, that is dynamics, and the topics we are going to cover today are introduction and topic 3.1, that is force. तो ये दो टॉपिक्स हमने आज कवर करने हैं. सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. As discussed earlier, mechanics deals with the study of motion of objects. पहले ही हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स जो है दैट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, यानी उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं. Questions like why some objects are accelerated and others are not, how and why a moving object changes its direction of motion. ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं. एक ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, वो तो ठीक है, वो तो हमें पता है कि वो मूव कर रहा है, लेकिन कभी कभी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये क्यों मूव कर रहा है, या ये वाली बॉडी क्यों मूव कर रही है, और अगर यही फोर्स मैं किसी और बॉडी पे अप्लाई कर रही हूँ तो वो क्यों नहीं मूव कर रही है. ठीक है. या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कैसे और किस तरह से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है. सो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं डायनामिक्स में. अगर हम अपनी जो स्टडी की फील्ड है या जो हमारा व्यू है उसको हम थोड़ा सा ब्रॉड कर लें मोशन के बारे में, तो फिर हम एक जो उसकी मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैंने आपको बताया था मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस है, एक काइनेमैटिक्स है, एक डायनामिक्स है. ठीक है. सो अगर हम अपने व्यू को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखेंगे तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर डायनामिक्स पढ़ के फाइंड कर सकते हैं. अच्छा जी. In this unit we will learn about forces, momentum, Newton's law of friction and circular motion. इसमें हमने इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है. Kinematics is the how of motion and dynamics is the why of motion. Mechanics is the study of motion, kinematics how and dynamics is why. ठीक है. ये मोशन कैसे हुई काइनेमैटिक्स में आएगा. ये क्यों हुई का आंसर जो है वो हमें डायनामिक्स पढ़ के मिलेगा. डायनामिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर फोर्स. डायनामिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड जो फोर्स के लिए ग्रीक वर्ड था उससे डिराइव किया गया है ये डायनामिक्स का वर्ड. The branch of physics which deals with the study of motion by analyzing the cause of motion is called dynamics. यहाँ पे देख लें, वो कह रहे हैं कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन को एनालाइज करते हैं. कैसे एनालाइज करते हैं? कॉज ऑफ मोशन के जरिए. हम ये देखते हैं कि ये क्यों हुआ है, ये जो मोशन है ये क्यों हुई है, इसका कॉज क्या था, इसकी वजह क्या थी. जब हम उस वजह को जानेंगे या उस वजह के पीछे पड़ जाएंगे तो तब हम उस स्टडी को क्या कहते हैं, उसको हम डायनामिक्स कहते हैं. फोर्स. अब हमारा टॉपिक 3.1 है फोर्स. फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या है? ये हमारे पास एक किस्म की पुश है या पुल है, जिसको अगर हम पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो जो है उसको हम फोर्स कहते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश या पुल करें. वी एक्सर्ट फोर्स व्हेन वी पुश अ स्टिल कार. हम फोर्स अप्लाई करते हैं अगर हमें एक गाड़ी रुकी हुई है, उसको हमने धक्का लगाना है, अगर उसको हमने चलाना है या उसको हमने आगे लेकर जाना है तो हम उसको पुश करते हैं, उसके लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं. हिट द नेल विद अ हैमर. और अगर एक कील आपने दीवार में लगानी है तो आप क्या करते हैं, तो आप जो हैमर है और नेल है उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो. ड्रैग अ चेयर. जब आपने एक चेयर को ड्रैग करना है तो इन सब कामों को करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं. हम फोर्स जो है वो हमें ज़रूरत होती है उसकी. इफ़ यू वांट टू मूव अ टेक्स्ट बुक वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट वेज. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक टेक्स्ट बुक रख दी है और मैं आपको सिर्फ ये कहती हूँ कि इसको मूव कर दो. ठीक है, इसको मूव करो, तो आप किसी तरह भी कर सकते हैं. आप उसको धक्का दे के नीचे गिरा दें टेबल से, आप उसको हाथ से उठा के दूसरी तरफ रख दें, आप उसको पुश कर दें, आप उसको अपनी तरफ पुल करें, या आप उसके गिर्द एक धागा बांध के उसको उसके ज़रिए से जो है दूसरी जगह पे ले आए. तो आप किसी भी तरह उसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कोई वो नहीं दिया कि इसको पुश करें या पुल करके इसको मूव करें. मैंने आपको कहा मूव करें, आप किसी भी तरह कर सकते हैं. तो कुछ यहाँ पे हम देख लेते हैं. वी कैन पुश इट, हम इसको पुश कर सकते हैं. वी कैन पुल इट, हम इसको पुल कर सकते हैं. वी कैन टाई अ स्ट्रिंग अराउंड इट एंड पुल ऑन द स्ट्रिंग. या फिर उसके गिर्द हम एक धागा बांध के हम क्या कर लें, वो जो वो है क्या कहते हैं बुक है, हम उसको वो कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं. वी ऑफन कॉल दीज कॉन्टैक्ट फोर्सेज. और इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेज, इनको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी कह सकते हैं. उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमने पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं.
द फोर्स एक्सर्टेड व्हेन वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, वो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने के बाद फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उसको कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं इसकी? वी आर होल्डिंग दिस फिजिक्स टेक्स्ट बुक राइट नाउ, आवर हैंड्स आर एक्सर्टिंग अ कांटेक्ट फोर्स ऑन इट। फॉर एग्जांपल आपने एक बुक पकड़ी हुई है तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करें, लेकिन क्या करें, आंखों से अप्लाई करें। आप वो बुक को आंखों से देख रहे हैं, वो जो है वो आपके हाथ में है नहीं ना, आपका हाथ अगर वहाँ पे नहीं होगा तो अगर आप उस बुक के साथ इन कांटेक्ट नहीं होगे तो आंखों के जरिए आप उसको मूव नहीं कर सकते। या अगर आप उसको मुंह से कह दे कि चलो यहाँ से उधर उधर जाओ या यहाँ से उस तरफ चले जाओ तो बुक नहीं मूव करेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है। जो फोर्स है उसको हम बोलने से नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की फोर्स जिसमें हमने खुद एक चीज़ को मूव करना है तो हमें उसको इन कांटेक्ट लाना होगा, यानी कि बुक अगर मूव करना है तो हाथ के साथ कांटेक्ट में ला के, या फिर जहाँ किस हाथ से मूव करना है, अगर इवन अगर एक चीज़ ज़मीन पे पड़ी हो उसको अपने पाँव से मूव करना है तो वो उस चीज़ के साथ आपको अपने फुट को इन कांटेक्ट लाना होगा, तभी आप उसको मूव कर पाते हैं। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं ये कांटेक्ट फोर्सेस में आती हैं। नेक्स्ट, अनदर मोशन ऑफ द टेक्स्ट बुक कैन बी, अब एक और जो मोशन है टेक्स्ट बुक की वो क्या हो सकती है? वी कैन ड्रॉप इट एज वी लर्न इन चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स, इट वुड एक्सेलरेट एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेबल पे पड़ी हुई है, उसको धक्का दे दें नीचे गिर जाएगी, वो भी मूव कर रही है। तो हम इसको ड्रॉप अगर कर दें तो एक्सेलरेशन टू द ग्राउंड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे मूव करेगी, तो वो भी एक मूवमेंट हो गई है। दिस टाइम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज एक्टिंग ऑन द बुक विच इज कॉजिंग दिस एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हुई है उस बुक पे, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुई है उस बुक पे, ठीक है। वी कॉल दिस एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे ज़मीन उसके साथ टच नहीं हुई, बुक के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। बुक जो है वो काफ़ी हाइट पे पड़ी हुई थी, ज़मीन नीचे है। अगर आपने बुक को धक्का दिया तो वो बुक नीचे जाके ज़मीन पे गिर गई है। यहाँ पे ना तो बुक और ज़मीन के दरमियान कोई कांटेक्ट था ना कुछ था, लेकिन फिर भी जब हमने उसको पुश किया है या उसको धक्का दिया है तो वो डायरेक्टली नीचे गिर गई है। तो कांटेक्ट कोई नहीं था, लेकिन फिर भी बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है, तो इसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन देखते हैं। अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर बॉडी दैट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट। जैसे अब यहाँ पे दो बॉडीज थी, ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट वाज बुक, अनदर बॉडी, द अनदर बॉडी हियर वाज द अर्थ, ठीक है। अर्थ हमारे पास अनदर बॉडी थी। नाउ अर्थ मूव्ड द बुक टुवर्ड्स इटसेल्फ विदाउट गेटिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट। उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने के बगैर भी उसने क्या कर लिया है? अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट को यानी कि उस बुक को अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट किया है या अपनी तरफ उसको पुल किया है, अपनी तरफ उसको खींचा है, ठीक है। सो इस तरह के फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। वी कॉल सच फोर्सेस एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फील्ड फोर्सेस और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस। ये हमारे पास फील्ड फोर्सेस यानी कि खास अगर फील्ड हमने बनाई हुई है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी जो कोई फोर्स नहीं होती, जैसे कि मैग्नेट है और उसके इर्द अगर आप थोड़े से वो रख दें, नेल्स जो होते हैं, जो कील होती हैं, अगर वो आप एक मैग्नेट के नज़दीक रख दें तो वो जो कील है, अगर मैग्नेट उससे दूर भी होगा, लेकिन जो उसकी मैग्नेटिक वो है, जो उसकी फील्ड है सारी की सारी, अगर उस फील्ड में वो नेल जो है वो उस फील्ड के अंदर आ गया तो वो मैग्नेट उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बगैर ही उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है। सो नॉन कांटेक्ट फोर्स है सिंपली वही, दोबारा से मैं बता रही हूँ, जिसमें डायरेक्ट जो चीज़ फोर्स अप्लाई करिए वो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगी, लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई करके वो उसको अपनी तरफ वो कर देती है, पुल कर देती है या फिर पुश भी कर सकती है। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग। फोर्सेस क्या क्या कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट को मूव करना स्टार्ट करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करवा सकते हैं, स्लो डाउन करवा सकते हैं और डायरेक्शन उसकी मूव करवा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट अ फोर्स इज नीडेड। और दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है तो हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। एग्जांपल्स अगर हम देख लें, अगर एक गाड़ी को स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट नहीं, उसको धक्का लगाना पड़ता है, धक्का लगाने के लिए फोर्स अप्लाई होती है। स्पीड अप करने के लिए भी हम, फॉर एग्जांपल आपका जब आप लोग छोटे थे तो आपका अगर छोटा भाई या छोटी बहन होती है, उस साइकिल पे बैठे होते हैं और आप उसको वो कर रहे होते हैं, धक्का मार रहे होते हैं, चला रहे होते हैं ना, उसको सिखा रहे होते हैं। या फिर जब आप लोग पार्क जाते हैं और वो
स्विंग पे बैठते हैं तो जो बंदा बैठा होता है पीछे से एक बंदा उसको धक्का दे रहा होता है, और जितना वो तेज़ उसको धक्का देता है, जितना वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है, उतनी ही वो स्विंग जो है वो आगे तक जाती है। सो इस तरह से भी हम फोर्स को यूज़ करते हैं एक चीज़ को स्पीड अप करने के लिए, और यहाँ पे हम किसको स्पीड अप कर रहे थे? स्विंग को स्पीड अप कर रहे थे। उसके अलावा अगर आपने उसको स्लो डाउन करना है, अब वो स्विंग जो है वो काफ़ी तेज़ मूव कर रही है, अभी अगर आपने उसको स्लो करना है या आपने उसको आहिस्ता करना है तो आप उस पर फोर्स ऐसे अप्लाई करते हो कि वो थोड़ी सी मतलब रोकने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करते हो कि वो रुक जाए। अगर एक स्विंग बहुत तेज़ चल रही है तो आपने देखा होगा कि उसको हम अचानक से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, और वो फोर्स फिर उस वक्त हम अगर नहीं एग्जर्ट कर पाते तो हम खुद भी साथ गिर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको रोकते हैं, उसको स्लो डाउन करते हैं, थोड़ी थोड़ी फोर्स लगा के हम उसको स्लो डाउन करते हैं और फिर आखिर में उसको रोक देते हैं। चेंज द डायरेक्शन एज दे मूव। अब डायरेक्शन चेंज करनी एज दे मूव। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक टॉय कार हो, ठीक है, टॉय कार हो, वो टॉय कार वो जिसमें मशीन टाइप लगी होती है, तो वो टॉय कार को अगर आप स्टार्ट कर दें वो आगे जा रही है और दरमियान में आपने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो वो कार को ऐसे पकड़ के आप थोड़ी सी फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज करवाते हो, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगती है ना। तो इस तरह से हम तो फिर हम अगर एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से हमने एक्सेलरेट करना हो तो हम इस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सो ये सारे हमारे पास यहाँ पे हमें फोर्सेस की ज़रूरत होती है और इसमें हम फोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं। बट समटाइम्स वी अप्लाई फोर्स एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो उधर ही होता है, वो उधर से मूव ही नहीं कर पाता। क्या वजह होती है इसकी? एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं इसकी। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ वॉल, वॉल डज नॉट मूव। अगर हम दीवार पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव भी नहीं करी, वो जगह से भी नहीं हिलेगी। एट टाइम्स वी कैन नॉट स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक मूविंग बॉडी को स्टॉप नहीं कर पाते, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? वी फेल टू स्टॉप अ मूविंग ट्रक इवन इफ वी अप्लाई फोर्स। अगर एक ट्रक मूव करे, अगर हम फोर्स अप्लाई भी करेंगे तो वो ट्रक को हम रोक नहीं पाएंगे, बल्कि वो हमारे से ऊपर से ही गुजर के चली जाएगी। इसी तरह ना, और अगर हम फॉर एग्जांपल वो उसमें होता है सुपरमैन गाड़ी को रोक लेता है, लेकिन सीरियसली जो रियलिटी में इस तरह से कुछ भी नहीं हो सकता, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। ना तो हम ट्रक को रोक सकते हैं, ना हम कोई भी गाड़ी अगर मूव करी है तो हम उस पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे भी तो हम उसको नहीं रोक सकते। अच्छा, अब ज़रा डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम क्यों नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि जो ट्रक है वो जिस स्पीड से मूव कर रही है, तो हमें अगर फोर्स अप्लाई करनी है तो हमें उसके डबल अप्लाई करनी होगी या एटलीस्ट उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी, तभी हम उसको रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स दरम्यान में पड़ा है और आप दो फ्रेंड्स हैं, एक साइड पे खड़ी है, दूसरी साइड पे खड़ी है, और आप लोगों ने वो बॉक्स को मूव करना है, और मैं कहती हूँ कि एट अ टाइम आप दोनों जो है उसको उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, और जिस बंदे ने जिस दूसरे साइड पे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि लेफ्ट साइड पे जो है उसने अगर पहले राइट साइड पे मूव कर दिया, दरमियान में मैंने एक लाइन लगाई हुई है, तो जिसने उस लाइन से दूसरे साइड पे उस बॉक्स को मूव करवा दिया तो उसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की और वो जीत गई। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, दोनों फोर्स अप्लाई करेंगे, एक बंदा भी अप्लाई कर रहा है, दूसरा बंदा भी अप्लाई कर रहा है, जिसकी फोर्स दोनों में से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई जिसने किया, तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉक्स चला जाएगा और वो बंदा जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेज जब एक जितनी थी तो बॉक्स मूव ही नहीं करा था। जिस साइड से फोर्स ज़्यादा हो रही थी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि आप पुश कर रहे हैं तो इसलिए वो जो है वो उस तरफ मूव कर रही थी। पुल की एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो वो जो रोप से आप गेम खेलते हैं, जो रोप को जो रस्सी होती है उसके एक साइड पे 2-3 लोग होते हैं, दूसरी साइड पे होते हैं, और आप उस रोप को खींच रहे होते हैं, उसको पुल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पुल करते हुए आपने क्या करना होता है, जब तक दोनों की फोर्स एक जितनी रहती है तो वो जो दोनों ग्रुप्स हैं वो लाइन के दोनों साइड पे रहते हैं। जिस जगह पे फोर्स ज़्यादा होगी और ज़्यादा फोर्स उन्होंने अप्लाई की पुल करने के लिए, तो दूसरा जो ग्रुप है वो सारा का सारा जिन्होंने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की उनके ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये इसलिए होता है कि एक चीज़ को हम रोक इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ऑलरेडी जो उसकी फोर्स है उससे कम है। अगर हम उस पर इतनी फोर्स अप्लाई करें जो पहले से अप्लाई होने वाली फोर्स से ज़्यादा हो, तो फिर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। सो ये सारे जो रीजंस हैं ये होते हैं इनको मूव ना कर पाने के। डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव अ बॉडी, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी।
फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है एक बॉडी को, या फिर स्टॉप करती है और टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, या फिर एक मूविंग बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश करती है, उसको हम फोर्स कहते हैं। In other words, force is a physical quantity changes or tends to change the velocity of a body. दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि चेंज करती है या फिर कोशिश करती है चेंज करने की एक बॉडी की एक्सेलरेशन को, बोथ इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन एक्सेलरेशन, या फिर एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। In SI system, the unit of force is Newton. First letter small. जब हम उसको लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम स्मॉल लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इज़ैक न्यूटन का नाम अगर सुना हो तो उनके बिहाफ पे ये नाम रखा गया है। सो उनका नाम जब हम लिखते हैं तो उसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं, क्योंकि हम नेम को हमेशा कैपिटल एन से लिखते हैं। सो इसलिए जो यूनिट है एसआई सिस्टम का यूनिट है फोर्स का, उसके न्यूटन का एन हम स्मॉल लिखते हैं। ये किस्म से चेंज है इसमें। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहें कि सर इज़ैक न्यूटन प्रपोज द न्यूटन, ठीक है, सो आपको क्या पता लगेगा कि किसने क्या प्रपोज किया, न्यूटन प्रपोज द एसआई यूनिट न्यूटन। अगर इस तरह से वो कहें तो आपको क्या पता लगेगा कि कौन सा न्यूटन यूनिट को शो कर रहा है, कौन सा जो है वो हमारे साइंटिस्ट को शो कर रहा है। तो कैपिटल एन जिस न्यूटन के साथ है वो साइंटिस्ट को शो कर रहा है, जिसके साथ स्मॉल एन है वो हमारा जो एसआई सिस्टम का यूनिट है उसको शो कर रहा है। सो एक किस्म से एक चेंज उन्होंने छोटा सा रखा हुआ है जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं, या यहाँ पे हम उन साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। और इसको हम सिंबल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कैपिटल एन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा से सुन लें, अगर हमें उसको पूरा लिखना है तो हम स्मॉल एन से न्यूटन लिखते हैं, और अगर हमें उसका सिंबल लिखना है, उसको रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल एन यूज़ करते हैं, स्मॉल एन नहीं यूज़ करते। ये बात भी याद रखनी है आपने। अच्छा जी, 1 Newton is defined as the force that produce acceleration of 1 meter per second square। एक फोर्स को हम क्या करते हैं, एक न्यूटन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं हम, जो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है एक्सेलरेशन कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। एक बॉडी है 1 किलोग्राम की और उस पर हमने 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से फोर्स अप्लाई की, इतना उसने मूव किया पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हम 1 न्यूटन इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स जो है वो हमें चाहिए 1 kg बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मूव करने के लिए, ठीक है। और न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन इज इक्वल टू kg किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारे पास एक्सेलरेशन का वो हो गया, फॉर्मूला हो गया। दोबारा से सुन लें, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 न्यूटन की फोर्स हमें चाहिए। अगर 1 kg बॉडी हमारे पास पड़ी हुई है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 kg है और उसको हमने 1 मीटर पर सेकेंड मूव करना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 न्यूटन फोर्स चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास देखें टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट है, फ्रिक्शनल फोर्स में कांटेक्ट होगा किसका, ये यहाँ पे जो हमें ये नज़र आ रहा है नीचे ग्राउंड का कांटेक्ट होगा। अप्लाइड फोर्स है, यहाँ भी कांटेक्ट फोर्स है। ड्रैग फोर्स है, तो देखिए ये कांटेक्ट कोई भी यहाँ पे कांटेक्ट है एयर का और ये पैराशूट का कांटेक्ट होगा। स्प्रिंग फोर्स है, ये कांटेक्ट है। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फोर्स है, तो इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ही उसको क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ पुल कर सकती है, या फिर 2 मैग्नेट्स अगर हैं तो एक दूसरे को वो भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं। टेंशन फोर्स है, ये भी देखें हम जो वो रोप का मैं आपको बताई थी, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। इस तरह से बॉयंट फोर्स है। सो ये हमारे पास सारी की सारी टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। चलें, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।